नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स पे। आज हम बात करने वाले हैं 8 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में। तो शुरू करने से पहले आप सबको एक बहुत ही प्यारा छोटा सा मोटिवेशन ये है कि एक बहुत ही प्यारा शब्द है फियर। और मैं वास्तव में बताऊं मेरे साथियों कि फियर के 2 शब्द हैं। पहला जो शब्द आप सबके लिए इंपॉर्टेंट वो है यहाँ पे कि फियर को आप या तो इस तरह से ले सकते हैं कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, और दूसरा जो फियर का मीनिंग हो सकता है वो है फेस एवरीथिंग एंड राइज। ये आप पर निर्भर करता है मेरे साथियों कि यहाँ पे जो फियर शब्द है इससे आपने किस तरह से देखा है, नेगेटिव वे में या फिर पॉजिटिव वे में। और इसी मोटिवेशन के साथ आज की जो क्लास है मैं वो शुरू करने वाला हूँ। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और काफी चर्चाओं में रहने वाला क्वेश्चन है कि जो वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव के, वो कितनी सीट्स पर हैं। द करेक्ट आंसर इज यहाँ पे मेरे साथियों 294 एग्जैक्टली। देखिए अब मैं बंगाल इलेक्शन को यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे 7 मार्च को यहाँ पे ऑफिशियल तौर पे जो मिथुन चक्रवर्ती जी हैं, जो हमारे बहुत ही फेमस बॉलीवुड के एक्टर हैं, वो ऑफिशियल तौर पे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुए थे तो उनकी रैली के अंदर एक बहुत अच्छा उन्होंने एक वाक्य कहा था। इन्होंने कहा था एक छोबेली छोबी। एक छोबेली छोबी का मतलब होता है कि 1 बाइट एंड यू विल बी इन द पोस्टर, मतलब मेरा एक जहर यहाँ पे आपको पूरा खत्म कर देगा। इस तरह का जो शब्द है वो कहा गया है, एक पूरा तथ्य दिया गया है विपक्षी पार्टी को। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे बन सकते हैं कि यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल के अंदर यहाँ पे बहुत ही फेमस हमारे देखिए इंडियन एक्टर थे यहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती जी। ही फाइनली जॉइन दी भारतीय जनता पार्टी एट रैली ब्रिगेड हुआ था यहाँ पे, जो ब्रिगेड पैरेड है ग्राउंड कोलकाता के अंदर एज जो भी आप कहना चाहें पे। चलो तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं मेरे साथी कि आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर भारत के यहाँ पे 5 राज्य हैं, 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेजिस्लेटिव के इलेक्शन होने वाले हैं। सबसे पहले है पश्चिम बंगाल, जहाँ पे चुनाव होने वाला है मेरे साथी यहाँ पे 8 फेजेस में 27 मार्च से लेके 1 अप्रैल, और यहाँ पे लास्ट में 29 अप्रैल में रिजल्ट आएगा 2 मई को। और यहाँ पे टोटल सीट्स कितनी है, 294 हैं। याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल की विधानसभा के अंदर टोटल सीट्स कितनी है, 294 है। फिर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है जहाँ पे कुल सीटें कितनी है, 234 है। वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स कितनी है, 234 है। व्हेन वी टॉक अबाउट द केरल, तो केरल में भी इस बार लेजिस्लेटिव चुनाव है 140 सीट्स पर। यहाँ पे असम के अंदर है 126 सीट्स पर। और पुदुचेरी में चुनाव है मेरे साथ ही 30 सीट्स पर। देखिए पुदुचेरी और यहाँ पे देखिए दिल्ली, ये ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे देखिए हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली को एस्टैब्लिश किया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन बन सकते हैं कि वो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली थी। वैसे बता दो मेरे साथियों, इससे पहले तो ये था, लेकिन जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर अलग हुआ है, देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर, तो वहां पे भी लेजिस्लेचर को बढ़ाया गया। लेकिन ये क्वेश्चन पहले थे कि बिफोर द जम्मू कश्मीर वो कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज थी जहां पर लेजिस्लेचर था। तो आंसर यहाँ पे दिल्ली एंड दी पुदुचेरी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए 2 आउट ऑफ 291 सीट्स पर तृणमूल कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी खुद यहाँ पे खड़ी हो रही है, कहाँ से, देखिए नंदीग्राम से। और जिसमें से देखिए हम जब बात करते हैं 291 मेंबर्स में से या 291 इलेक्टर्स में से 50 यहाँ पे क्या है, वुमेन्स हैं, और जिसमें से यहाँ पे 42 आर द मुस्लिम कैंडिडेट्स। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जामिनेशन के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे आपसे। देखिए अभी जो चुनाव होने वाला ना यहाँ पे पश्चिम बंगाल के अंदर, वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। वैसे पश्चिम बंगाल नहीं है, इट्स अ बांग्ला नाम, इट्स अ बांग्ला। चलिए तो मैं जब बात करता हूँ पश्चिम बंगाल के बारे में, यू विल से बांग्ला के बारे में, तो यहाँ पे ममता बनर्जी इनकी 8th और 9th कंसेक्यूटिव चीफ मिनिस्टर हैं इन द ईयर 2011, इन द ईयर 2016। और इन्होंने ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्टैब्लिश की थी 1998 में, और उसकी प्रेसिडेंट बनी थी। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ममता बनर्जी हैं, शी वर्कड एज अ रेलवे मिनिस्टर, यूनियन रेलवे मिनिस्टर, जब यहाँ पे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस सरकार के अंदर उन्होंने रेल मंत्री के रूप में भी काम किया था। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे। तो कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ द पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे 23 जिले हैं, और इसकी जो मेन लैंग्वेज है वो बांग्ला है। और मेरे साथियों यहाँ पे अमेंडमेंट आया था कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल का नाम बदल दिया जाए, तो नाउ इट्स कॉल्ड दी बांग्ला। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे मे बी एग्जामिनेशन में पूछें। चलिए अगर हम आगे चले मेरे साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में है, इन विच स्टेट इज द इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर इज ओपन। एंड द सही आंसर एंड द राइट आंसर इज रानीखेत। ओके, जो रानीखेत है मेरे साथियों वो किस राज्य में आएगा, आंसर है उत्तराखंड के अंदर। यस, उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ पे देखिए एक मेरे पास एक ट्विटर अकाउंट है ANI का, जिसमें लिखा हुआ है कि इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर इज इनॉग्रेटेड एट कालिका रानीखेत and inspired by the Japanese technique of the forest bathing and ancient Indian tradition and involvement of activities like forest walking etc. चलिए, तो भारत के अंदर पहला
जो फॉरेस्ट के वहाँ पे वन जो क्षेत्र बनाया गया है, जो हीलिंग बनाया गया है, वो कहाँ पर है मेरे साथियों? आंसर है रानीखेत के अंदर। तो इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ओपन इन कालिका, जो कहाँ पर है? रानीखेत में है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे साथी। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा कि किस टेक्निक पर है, तो आंसर है जापानीज टेक्निक पर। ओके, तो रानीखेत बहुत ही फेमस एक हिल स्टेशन है, कहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन हिल स्टेशन माना गया है कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर। और ऑफिशियल नाम है इसका पे ब्रिटिश राजमाता देहरा। और देखिए दून, ये देहरादून अलग है। देखिए देहरादून अलग क्यों है, मैं आपको बता दूं मेरे साथी कि जो उत्तराखंड के अंदर मिलने वाले घास के मैदान है ना, उन्हें बोलते हैं दून, और इसी के नाम पे नाम पड़ा है देहरादून। ये चीज थोड़ी सी अलग है। ओके, तो जो देहरादून है मेरे साथियों, वो पड़ता है कहाँ पे? देखिए हमारे उत्तराखंड के अंदर। यस, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, और कैपिटल है। यस, ओके। तो हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, यहाँ पे देखिए यू कैन सी इन द मैप कि उत्तर प्रदेश से कैसे उत्तराखंड अलग हुआ था पे 9 नवंबर 2000 को। तो यहाँ पे पहले ये पूरा का पूरा पार्ट उत्तर प्रदेश का था, जो अलग किया गया पे 9 नवंबर 2000 को। और यहाँ पे गढ़वाल और कुमायूं दो मेन क्षेत्र हैं, आप जिसे देख सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं गढ़वाल और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं कुमायूं। चलिए, तो उत्तराखंड को लेके अभी एक न्यूज बहुत ज्यादा रिसेंटली थी, और मैं आपसे गारंटी से बोल सकता हूं कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि इंडिया के अंदर यहाँ पे पहली लड़की है जिससे एक दिन के लिए सीएम बनाया गया था मेरे साथियों। द आंसर इज सृष्टि गोस्वामी। यस, तो हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी जी हैं, 20 वर्ष की यहाँ पे बालिका है और बीएससी परस्यूइंग कर रही हैं। और यहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा इन्हें एक दिन की यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का पद भी दिया गया था, यहाँ पे नेशनल गर्ल्स डे के दौरान। ओके, तो ये एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आएगा ही आएगा। ओके, ग्रेट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि हाल ही में आईपीएल 2021 में आयोजित करने की जो घोषणा वो कर दी गई है। कब की गई यहाँ पे? तो यहाँ पे आईपीएल 2021 होने वाला है मेरे साथियों 9 अप्रैल को। इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी यहाँ पे 7 मार्च 2021 को, यानी कि कल की तारीख में। ओके, तो यहाँ पे बीसीसीआई अनाउंस कर दिया यहाँ पे वीवो आईपीएल 2021 का शेड्यूल। और यहाँ पे मैं बात कर दूं मेरे साथियों, तो 9 अप्रैल को ये मैच स्टार्ट किया जाएगा सबसे पहले, और ये स्टार्ट यहाँ पे चेन्नई में। और यहाँ पे फाइनल मैच खेला जाएगा पे देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। यस, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, और कहां पर है आप इसका आंसर मुझे कमेंट के अंदर जरूर दीजिएगा। चलिए, ओके, तो ये है हमारी वीवो आईपीएल 2021 की ट्रॉफी। अगर देखिए मैं बात करता हूं तो जो पहला मैच होने वाला है, ये होने वाला है मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में। यहां पे हम जब बात करते हैं, इसका फाइनल है 30 मई 2021 को। कहां पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और आप इसका आंसर तो देख ही चुके हैं, अब क्या करेंगे मुझे पता नहीं आ रहा, तो भी कमेंट में कर दीजिएगा आंसर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं आईपीएल के बारे में, तो पहला मैच है 9 अप्रैल को, और आखिरी मैच का यहाँ पे 30 मई को है अहमदाबाद के अंदर, जो फाइनल देखते हैं कि इसके बीच में खेला जाने वाला है। तो यहाँ पे टोटल 56 लीग होने वाले हैं। और यहाँ पर हम जब बात करेंगे मेरे साथियों, ओके, तो क्वेश्चन बन सकता है कि अभी तक किस टीम ने सबसे ज्यादा यहाँ पे आईपीएल की ट्रॉफी जीती है? तो आंसर इज मुंबई इंडियन। द आंसर इज मुंबई इंडियन। और मुंबई इंडियन मेरे साथी कितनी बार यहाँ पे? 4 बार या 5 बार। तो आंसर यहाँ पे 5 टाइम्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, देखिए तो यहाँ पे 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, और यहाँ पे 2020 भी है, 2020 भी है मेरे साथियों। यस, तो 2020 का भी यहाँ पे किसके पास है? मुंबई इंडियंस के पास में है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे जो जीतने वाली आईपीएल ट्रॉफी किसके यहाँ पे? मुंबई इंडियंस के पास में है। चलिए, तो यू कैन सी ऑन द मैप, यू कैन सी हियर ओनली। ओके, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि आईपीएल विनर्स लिस्ट में सबसे ज्यादा यहाँ पे मुंबई इंडियंस है। तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने जीता यहाँ पे कब? आप कहेंगे 2013 में। फिर यहाँ पे कब है? 2015 में है, देखिए। फिर यहाँ पे 17 में है, फिर यहाँ पे 19 में भी है, और यहाँ पे देखिए मेरे साथियों पे कब है? पे 2020 में भी है। तो मुंबई इंडियंस ने 5 टाइम्स यानी कि 5 बार यहाँ पे आईपीएल ट्रॉफी को जीता भी है। ओके, ग्रेट। चलिए, अगर बात की जाए यहाँ पे, आप सारी चीजें यहाँ पे देख पाएंगे, बहुत बढ़िया। तो 2008 में ये जो मैच हुआ था मेरे साथियों, ये फाइनल हुआ था कहाँ पे? देखिए मुंबई के अंदर। और 2020 में कहाँ पर था? दुबई के अंदर के। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है कि व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द जन औषधि डे 2021 इन दिस ईयर। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जन औषधि को लेके। मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि इस साल जन औषधि दिवस का जो मुख्य थीम थी वो थी सेवा भी, रोजगार भी, सर्विस एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो यू कैन सी कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने एक ऑफिशियली ट्वीट किया था, और उन्होंने यहाँ पे एक वेबिनार मीटिंग भी ली है, और इसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे सेंटर्स को इनॉग्रेट भी किया था। और बहुत सारे सेंटर्स में से एक आंकड़ा बहुत नंबर इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है 7500वां सेंटर। मैं बताने वाला हूँ आगे जाके, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखिए मार्च 7 2021 है बेटा, यहाँ पे ये थोड़ा सा पुराना मैंने शायद फोटो ले ली है, कोई इशू नहीं है, ये 21 है। और इन्होंने देखिए जन औषधि केंद्र को एस्टैब्लिशमेंट किया। देखिए
तो यहाँ पे पीएम मोदी एड्रेस द जन औषधि दिवस सेलिब्रेटिंग ऑन 7 मार्च, और ये 2021 की बात की जा रही है। तो उन्होंने क्या किया है, शिलोंग के अंदर यहाँ पे निर्गिम के अंदर यहाँ पे 7500 जन औषधि केंद्र को स्टैब्लिश किया है। अब क्वेश्चन बनता है ये निर्गिम क्या, देखिए तो नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, ये पड़ता है कहाँ पे, शिलोंग के अंदर। तो इन्होंने जन औषधि केंद्र के अंदर यहाँ पे 7500वां यहाँ पे जो जन औषधि केंद्र स्टैब्लिश किया यहाँ पे शिलोंग के अंदर, और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने यहाँ पे एक ऑफिशियल वेबिनार सीरीज भी लॉन्च की थी। अगर मैं बात करूं तो भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी यहाँ पे दिल्ली के अशोक विहार के अंदर यहाँ पे एक इनॉग्रेशन किया है जन औषधि केंद्र का, जिसकी फोटो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 7500वें जन औषधि केंद्र हैं जो स्टैब्लिश किए जा चुके हैं मेरे साथियों, और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा इसे स्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है। अगर बात की जाए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, तो यहाँ पे डीवी सदानंद गौड़ा जी और यहाँ पे मनसुख लाल मांडवी जी, इन दोनों यहाँ पे इसे हेडेड कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है कि संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का प्रमुख थीम क्या है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए ध्यान से। आज 8 मार्च है और मेरे साथियों आज के दिन यहाँ पे पड़ता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। यस, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। तो आज के दिन की जो थीम है वो क्या है 2021 में, तो इसका आंसर मेरे साथियों वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन द कोविड-19 वर्ल्ड। ओके, तो हम जब बात करते हैं तो टुडे इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, सही बात है देखिए। और यहाँ पे हम जब बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर, यहाँ पे जो टाइम मैगजीन है इसने अपने फ्रंट पेज पे यहाँ पे जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको यहाँ पे पब्लिश किया है, जिसको लेके मैंने कल की वीडियो में आपको डिटेल से बताया भी था। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया है वो मनाया गया यहाँ पे 8 मार्च 1911 को, और ये मनाया गया था मेरे साथियों पे जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, स्विट्जरलैंड में और डेनमार्क के अंदर। ठीक है, हम जब बात करते हैं तो 1975 में यूनाइटेड नेशंस ने इसे ऑफिशियली रिकॉग्निशन दिया था एज अ वुमेन्स डे। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि वुमेन्स डे को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कब किया गया है, तो आंसर है इन द ईयर 1975 बाय द यूएनओ। और हम जब बात करेंगे मेरे साथियों तो इससे पहले जो पहली थीम थी 1975 में, वो थी सेलिब्रेटिंग द पास्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। जबकि हम बात करते हैं यहाँ पे 2021 के बारे में, तो 2021 में ये यूएनओ की मैंने ऑफिशियल सेट ली है, उसमें बताया गया कि किस प्रकार से 2021 में जो यहाँ पे टैग है, जो थीम है, वो 2 बताए गए हैं। तो पहला है वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन द कोविड-19 वर्ल्ड, और इसी को हैशटैग करके बताया गया है चूज टू चैलेंज। यस, जो हैशटैग चल रहा है ट्विटर पे उसमें बताया गया है कि चूज टू चैलेंज। तो हो सकता है माइट बी इन शॉर्ट आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछें कि यहाँ पे इसकी टैगलाइन क्या है, थीम क्या है, तो शॉर्ट में नाम दिया यहाँ पे चूज टू चैलेंज, और यहाँ पे इसको ऑफिशियली बताया गया यहाँ पे कौन सा, कि वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। ओके, अगर मैं बात करूं कि इंटरनेशनल मेंस डे कब मनाते हैं, तो आंसर है 19 नवंबर को, जिसकी स्टार्टिंग की गई थी 19 नवंबर 1990 को, और यहाँ पे मेरे साथियों 2019 में इसकी थीम थी मेकिंग अ डिफरेंस फॉर मैन एंड वुमेन, मैन एंड बॉयज, और 2020 में इसकी टैगलाइन थी बेटर हेल्थ फॉर मैन एंड बॉयज। ये इसकी 2020 में टैगलाइन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही प्यारा देखिए कि यहाँ पे व्हाट इज अ डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव, व्हाट इज डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव 2021। तो मैं बता दूं बेटा, डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव 2021 एक यहाँ पे संस्था है जो छात्रों और अभिभावकों के बीच में यहाँ पे जोड़ने का प्रयास कर रहा है, टू मेक अ कनेक्टिविटी बिटवीन द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स। ओके, हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे यू कैन सी कि किस प्रकार से भारत नीति जो संस्था है उनके द्वारा इस बार डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव को स्टैब्लिश किया गया है, और ये कॉन्क्लेव हुआ मेरे साथ तेलंगाना के अंदर और विश्वेश्वरैया भवन में 7 मार्च 2021 को। ओके, मैं बता दूं कि हिंदुज्म की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, देखिए हिंदुज्म और सनातन धर्म ये दोनों चीज अलग अलग हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि हिंदुज्म की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इस कॉन्क्लेव को स्टैब्लिश किया गया था, और यहाँ पे बहुत सारे स्पीकर्स ने अपने जो हिंदुज्म पे विचारधारा है वो यहाँ पे रखी थी। हम जब बात करते हैं तो दी हैव नैरेटिव ऑफ द कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, कि उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इंडिया के अंदर यहाँ पे अलग अलग धर्म से बहुत सारी विचारधारा निकल रही है, और किस प्रकार से अभी कुछ ही दिनों के अंदर जो माहौल है वो बिगाड़ा भी गया, तो किस प्रकार से माहौल सुधारा जा सकता है, इसे क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे की गई थी। तो यू कैन सी, ठीक है, क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि रिसेंटली विच कंट्री हैज इशूड अ नोट ऑफ 10 लाख मीन 1 मिलियन बोलीवार। तो यहाँ पे 10 लाख बोलीवार का नोट जारी करने वाला जो देश बना है वो है कौन सा, वेनेजुएला। ओके,
जब मैं वेनेजुएला की बात कर रहा हूं तो वेनेजुएला में आर्थिक मंदी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है मेरे साथियों कि एक ऐसा देश जो पूर्ण रूप से अपने यहाँ पे पेट्रोलियम संसाधन पर निर्भर था, वहां पे महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े नोटों को छापा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे लोग यहाँ पे उस करेंसी से ज्यादा चीजें नहीं खरीद पा रहे। सरकार ने काम इसलिए किया है ताकि जो लोग भर भर के जो थैले भर भर के नोट लेके आ रहे हैं वो कम थैले में या फिर कम अमाउंट में या कम चीजों के साथ उनका यहाँ पे काम चल जाए। लेकिन 10 लाख रुपए का नोट छापना मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी बात है और ऐसा करने वाला वेनेजुएला दुनिया का पहला देश भी है। अगर हम बात करते हैं तो दिस इज अ ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस। पिछले 8-9 सालों से वेनेजुएला लगातार इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है मेरे साथियों, और यहाँ पे रिसेशन आया है ड्यू टू द रेवेन्यूज फॉल्स इन द क्रूड ऑयल। ओके, हम जब बात करेंगे मेरे साथियों, देखिए वेनेजुएला के बारे में, तो वेनेजुएला के बारे में छोटी सी मैं बात आपको क्लियर कर दूं मेरे साथियों। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल यहाँ पे कैरिकस, और यहाँ पे देखिए जब बात करते हैं निकोलस मैदुरो, देखिए इसमें थोड़ा सा विवाद है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ निकोलस मैदुरो के बारे में क्योंकि यहाँ पे सैन्य पलट हुआ था, सेना पलट किया गया था, तो बहुत सारे जो ऑफिशियल्स है वो निकोलस मैदुरो के पक्ष में है और बहुत सारे सोल्जर्स इसके विपक्ष में भी हैं। तो ये थोड़ा सा विवादित मैं एरियाज को मांग के चलता हूँ, चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर मैं वेनेजुएला की बात करता हूं मेरे साथियों, यू कैन सी ऑन द मैप, ये कहां पर हमारे सदर्न अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है। मैंने मैप लिया इसका, ओके, ये हमारे साउथ अमेरिका में है। और बहुत सारे जो यहाँ पे देखिए इनके लोग हैं, इनके जो यहाँ पे सिटीजन्स हैं वो माइग्रेट कर गए हैं। तो वो माइग्रेट कर गए हैं एज अ रिफ्यूजी इन द कंट्रीज लाइक पेरू, ब्राजील, इक्वेडर। ओके, हम जब बात करेंगे मेरे साथी आगे जाके, यस यू कैन सी ऑन द मैप हियर कि वेनेजुएला एक सदर्न अमेरिकन कंट्री है और यहीं पे देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल भी है, एंजल्स वाटरफॉल, नाम सुना आप लोगों ने? एग्जैक्टली। तो ये देखिए कोलंबिया, ब्राजील, गुयाना, इन सबसे बाउंड्री को शेयर भी करता है। ओके, तो हम जब बात करते हैं तो वेनेजुएला के अंदर यहाँ पे वेनेजुएला की जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम भी सेंट्रल बैंक ऑफ वेनेजुएला ही है। तो उन्होंने 1 मिलियन बोलिवियर का जो नोट है वो इन्होंने अभी पब्लिश किया है। देखिए भले ही इन्होंने 10 लाख रुपए का जो नोट है वो जारी कर दिया, लेकिन इसकी जो इंडिया में कीमत है वो 36 रुपए के आसपास ही है। अभी यहाँ पे वेनेजुएला में जो इकोनॉमिक है वो इतनी डाउन हो चुकी है कि इंडिया का 1 रुपए वहां पर लगभग 25,584.66 बोलिवियर के समान है। सोचिए इंडिया का 1 रुपए, तो बहुत बड़ी बात है। देखिए वेनेजुएला के अंदर यहाँ पे क्राइसिस के लिए बहुत सारे कारण हैं। मैं कभी इन फ्यूचर इस पे वीडियोस बनाएंगे हम लोग कि किस प्रकार से वेनेजुएला की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी वो क्राइसिस में यहाँ पे कोलैप्स कर गई थी। ओके, चलिए अगर मैं क्वेश्चन बताऊं आपको कि इंडिया के अंदर भी क्या कभी बड़े बड़े नोट छापे गए हैं? यस, इंडिया के अंदर भी यहाँ पे बड़े बड़े नोट छापे गए मेरे साथियों। अगर हम बात करते हैं आरबीआई की, जिससे नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे 10,000 रुपए का नोट छापा था इन द ब्रिटिश राज 1938। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था तो इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी ये नोट चलते रहते, लेकिन जब 1978 में मोरारजीभाई देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो मोरारजीभाई देसाई ने उस समय 1,000, 5,000 और 10,000 रुपीज के जो नोट थे उन्हें डिमोनेटाइज कर दिया था। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि भारत में अभी तक का छपा हुआ सबसे बड़ा नोट कितने का है? तो आंसर है 10,000 रुपीज। ओके, चलिए, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कई दिनों से चर्चा में था मेरे साथियों की स्विट्जरलैंड को लेके कि स्विट्जरलैंड में बुर्के पर प्रतिबंध के पक्ष में कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ है। देखिए, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द वोट्स वर रिसीव्ड इन द स्विट्जरलैंड इन द फेवर ऑफ द बैन ऑफ द बुर्का? तो यहाँ पे आंसर है 51%। देखिए स्विट्जरलैंड के अंदर मैं बता दूं मेरे साथियों, यहाँ पे बहुत दिनों से विवाद चल रहा था कि जो बुर्का है वो बैन किया जाए, और यहाँ पे 7 मार्च को रेफरेंडम हुआ था, यहाँ पे जनमत संग्रह हुआ देखिए, और रेफरेंडम के द्वारा यहाँ पे कहा गया कि 51% जो लोग हैं वो पक्ष में कि यहाँ पे जो बुर्का वो बैन किया जाए। मैं बता दूं कि स्विट्जरलैंड के अंदर यहाँ पे बहुत तेज गति से जो मुस्लिम कम्युनिटी वो बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर ये विवाद है, उनके अंदर ये थोड़ा सा प्रतिरोध भी है कि किस प्रकार से यहाँ पे उनकी आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है। खैर स्विट्जरलैंड के अंदर नहीं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे बुर्के को बैन किया गया है। अगर मैं बात करूँ मेरे साथियों यहाँ पे देखिए तो यूरोप है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम, डेनमार्क है, ये सब ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे बुर्का को बैन कर दिया गया, और यहाँ पे स्विट्जरलैंड में यहाँ पे रेफरेंडम कराया गया था जहाँ पे 51% जो वोट्स हैं उनके पक्ष में आए हैं। आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि जब यहाँ पे बहुत सारी रियासतों को भारत में मिलाया जा रहा था तो वो कौन सी रियासत थी जिसे रेफरेंडम के माध्यम से, जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया? आप इसका आंसर मुझे कमेंट के अंदर जरूर कीजिएगा मेरे साथियों। चलिए, तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि पीवी सिंधु को स्विस ओपन के फाइनल में किससे हार का सामना करना पड़ा है? पीवी सिंधु लॉस्ट द स्विस ओपन ओपनिंग फाइनलिस्ट बाय whom? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए, तो मेरे साथी ये था आज का हमारा जनरल करंट अफेयर्स का पूरा सीरीज,
और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। हम कल मिलेंगे सेम टाइम पे। टेक केयर, बाय बाय।